मैं सूर्य आप सबको अपने चैनल एजुकेशन स्टडी फाइंड वीडियो पर फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में बताया है कॉमन सभा के बारे में और संसद के बारे में। तो आज हम बताएंगे कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य। कॉमन सभा की कुछ कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें है ब्रिटेन में कॉमन सभा को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी जो लॉर्ड सभा है हमको बताया है उसमें पहले पार्ट में कि लॉर्ड सभा को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, वह नाम मात्र सिर्फ है, और कॉमन सभा को ही सारी शक्तियाँ दी गई हैं। तो ब्रिटेन में कॉमन सभा को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त। इनके कार्य निम्न हैं। तो विधि निर्माण संबंधी अधिकार, यानी विधि का निर्माण है, कानून का निर्माण, विधि बनाने के लिए जो इनको अधिकार दिया गया है वह इसमें है। तो हम इसको देखते हैं। कॉमन सभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है, यानी यह इसका सबसे प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना। विश्व की लोकसभाओं में इनका प्रमुख स्थान, यानी विश्व की जो लोकसभाएं हैं उनमें इनका प्रमुख स्थान है। सभी प्रमुख विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, यानी जो विधि है या प्रमुख कानून होते हैं उनको कॉमन सभा से ही प्रस्तावित किया जाता है। कॉमन सभा का विधि निर्माण संबंधी कार्यों में प्रमुख कार्य विभिन्न विधेयकों को प्रस्तावित करके उन्हें पारित करना तथा विभिन्न आदेशों को अनुमति प्रदान करना है। यानी जो कॉमन सभा है वह विधि निर्माण संबंधी कार्य जो भी होते हैं प्रमुख कार्य, उनको विधेयकों को प्रस्तावित करती है और उन्हें पारित करती है, और तथा वह आदेश प्रदान करती है, यानी आदेश देती है। कॉमन सभा में 3 प्रकार के विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के विधेयक हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक, ये है व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक, और दूसरा है सरकारी विधेयक, और तीसरा है व्यक्तिगत विधेयक। कॉमन सभा में इन विधेयकों पर विचार किया जाता है तथा उसके 3 वाचन होते हैं, यानी जो तीसरा है विधेयक उसके 3 वाचन हैं। प्रशासनिक विधि निर्माण में वृद्धि होने के कारण इनके लिए भी कॉमन सभा की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, यानी प्रशासनिक विधि निर्माण में वृद्धि होने के लिए इनको भी कॉमन सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। कॉमन सभा जो विधेयक पास करती है वह लॉर्ड सभा के पास जाता है, यानी जो कॉमन सभा विधेयक को पास करती है वह लॉर्ड सभा के पास जाता है, और लॉर्ड सभा उस विधेयक को कॉमन सभा के पास वापस विचार विमर्श करने के लिए भेज सकती है। यह लॉर्ड सभा को अधिकार है, विचार विमर्श करने के लिए उसको भेज सकती है। कॉमन सभा जो कानून बनाती है वह लॉर्ड सभा के पास भेजती है, और लॉर्ड सभा चाहे तो उसको विचार विमर्श करने के लिए एक बार वापस भेज सकती है। परंतु यदि कॉमन सभा उस विधेयक को वापस लॉर्ड सभा के पास दोबारा भेजती है तो लॉर्ड सभा को उस विधेयक को पास करना होगा। यानी जब एक बार कॉमन सभा यदि विधेयक को लॉर्ड सभा के पास भेजती है तो दोबारा यदि लॉर्ड सभा फिर उसको विचार विमर्श करने के लिए कॉमन सभा के पास भेज देती है, फिर दोबारा पहली बार जब कॉमन सभा विधेयक को लॉर्ड सभा के पास भेजती है तो लॉर्ड सभा चाहे तो पहली बार उसको भेज सकती है कॉमन सभा के पास, और दूसरी बार जब कॉमन सभा विधेयक को लॉर्ड सभा के पास भेजती है तो लॉर्ड सभा को उसे पास करना आवश्यक होता है। अंत में वह विधेयक राजा के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, यानी यह सारी प्रक्रिया होने के बाद अंत में यानी लास्ट में विधेयक को राजा के पास औपचारिक स्वीकृति यानी एक तरह से स्वीकार करने के लिए भेज दिया जाता है। राजा को अपनी स्वीकृति अनिवार्य रूप से देनी होती है, यानी राजा को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। इस प्रकार विधि निर्माण की अंतिम शक्ति राजा के हाथों में होती है। इस प्रकार विधि निर्माण का अंतिम शक्ति राजा के पास होती है। तो इसको दूसरी शक्तियां दी गई हैं, कॉमन सभा को दूसरी शक्तियां दी गई हैं कार्यपालिका का नियंत्रण, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका को अपनी मनमानी ना कर सके। कॉमन सभा का दूसरा प्रमुख कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद यानी कॉमन सभा कार्यपालिका, ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि लॉर्ड सभा के प्रति। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वह ब्रिटेन में कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका सदैव लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वह लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व कॉमन सभा के प्रति है। उसके बाद है, वास्तव में कॉमन सभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है, परंतु यह कार्यपालिका के कार्यों पर भी नियंत्रण रखते हैं। वास्तव में कॉमन सभा का सबसे प्रमुख कार्य विधि का निर्माण करना है, परंतु इसके बावजूद भी इनको कुछ शक्तियां दी गई हैं जिससे यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में विविध प्रश्न पूछते हैं तथा स्पष्टीकरण मांगते हैं। यानी कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वह मंत्रिमंडल के सदस्यों से जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देना मंत्रियों को उसका उत्तर देना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के कॉमन सभा के उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि जब तक कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिपरिषद में विश्वास है, यानी जब तक कॉमन सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है तब तक मंत्रिपरिषद पद पर बनी रह सकती है। यदि कॉमन सभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यानी जब तक कॉमन सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी, और जैसे ही कॉमन सभा का मंत्रिपरिषद पर से विश्वास हट जाता है यानी उठ जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं, यानी कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं तथा विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं पर स्पष्टीकरण मांगते हैं। यानी जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनके प्रति स्पष्टीकरण मांगते हैं और उसको देना इनका कर्तव्य होता है। मंत्रीगण प्रत्येक क्षण इस तथ्य से अवगत रहते हैं कि जो कुछ भी वे करते हैं उसकी स्पष्टीकरण उन्हें कॉमन सभा के समक्ष देना होगा तथा अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होगा। यानी जो भी मंत्रिपरिषद है, मतलब जो मंत्रिपरिषद है यानी मंत्रिमंडल है, जो वहाँ के लोग हैं उनको वह जो भी कार्य करते हैं वह सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि जो कार्य करेंगे उसके प्रति स्पष्टीकरण को कॉमन सभा को बताना होगा, निषिद्ध करना होगा। कॉमन सभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण दो प्रकार से करती है। कॉमन सभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण दो प्रकार से करती है। देखिए, पहला है सरकार से उनके विषय में सूचना प्राप्त करके, यानी सरकार से मंत्रिपरिषद के विषय में सूचना प्राप्त करती है कॉमन सभा, और सरकार की नीतियों की आलोचना के द्वारा, यानी सरकार की नीतियों की आलोचना भी करती है। कॉमन सभा का कोई भी सदस्य नियमों के अनुसार मंत्रियों से सीधे प्रश्न पूछ सकता है तथा मंत्रियों को उनके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यानी कॉमन सभा का जो सदस्य है वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और मंत्रियों को उनका उत्तर देना पड़ता है। इसके द्वारा विभागीय अधिकारी प्रतिक्षण अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं और इस प्रकार नौकरशाही पर नियंत्रण रखता है। यानी जो कॉमन सभा है वह इस प्रकार नौकरशाही पर नियंत्रण रखता है। और तीसरी इसकी शक्तियां इसको दी गई हैं वह है वित्तीय शक्तियां। इस शक्ति के द्वारा कॉमन सभा मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय वित्त के मनमाने प्रयोग से रोकती है। यानी मंत्रिपरिषद को यह कॉमन सभा मनमाने ढंग से वित्तीय शक्तियों को, मतलब वित्त जो धन है उसको बर्बाद करने से रोकती है। नियम उपायों द्वारा कॉमन सभा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है। नंबर 1 है धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। जो धन विधेयक है केवल कॉमन सभा से ही प्रस्तावित किए जाते हैं, और मंत्रिपरिषद कॉमन सभा की स्वीकृति के बिना किसी भी मद में धन को व्यय नहीं कर सकता। कॉमन सभा का व्यय के मदों को घटा बढ़ा सकती है, और कॉमन सभा की स्वीकृति के बिना कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता। संचित निधि से कोई भी धनराशि कंट्रोलर जनरल की अनुमति के बिना
व्यय नहीं की जाती, व्यय नहीं की जा सकती, यानी खर्च नहीं किया जा सकता। जो संचित धनराशि है, जिसको संचित किया गया है, वहाँ का एक कंट्रोलर जनरल होता है। बिना उसकी अनुमति के बिना वह धन को मतलब खर्च कहीं भी खर्च नहीं किया जा सकता। कंट्रोलर जनरल की नियुक्ति लोकसभा करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन सभा। इसके बाद हम देखते हैं और शक्तियाँ। कॉमन सभा इस बात का ध्यान रखती है कि धन का व्यय उसी प्रकार किया जा रहा है जिस प्रकार वह पास हुआ है अथवा नहीं। यानी कॉमन सभा इस बात का ध्यान रखती है कि वह जिस प्रकार धन को पास किया है उसी प्रकार, मतलब जहाँ जिस काम के लिए उसको पास किया गया है उसी काम में वह धन खर्च हो। कॉमन सभा यदि स्वीकृत धन के व्यय में कोई गोलमाल देखती है तो उसके लिए समुचित कार्यवाही करती है। यानी जो भी धन दिया गया है यदि उसमें कोई घपला कर लेता है तो उसके प्रति कॉमन सभा कार्यवाही करती है। इसको चौथी शक्तियाँ दी गई हैं। जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाना, यानी जनता जो शिकायत करती है वह कॉमन सभा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो कॉमन सभा के बारे में देखिए। कॉमन सभा सरकार का ध्यान जनता की शिकायतों की ओर आकर्षित करती है। कॉमन सभा सरकार का ध्यान जनता की शिकायतों की ओर आकर्षित करती है तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करती है। यह कार्य कॉमन सभा में विरोधी दल अधिक प्रभावी रूप से करता है। यानी कॉमन सभा सरकार जब जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देती है तो कॉमन सभा उनका ध्यान जनता की शिकायतों की ओर आकर्षित करता है। और जो विरोधी दल होते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब तत्पर होते हैं, अधिक रूप से प्रभावित रूप से कार्य करते हैं। कभी कभी सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी विरोधी दल के साथ मिलकर सरकार की आलोचना करते हैं। यानी कभी कभी जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं वह विरोधी दल के साथ मिल जाते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। कॉमन सभा के सदस्य सदन में मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और यह मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कॉमन सभा के जो सदस्य हों, हम तो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर देना मंत्रियों का कर्तव्य होता है। कॉमन सभा में सरकार के कर्मचारियों द्वारा जनता पर किए गए अत्याचारों तथा गलत कार्यों की आलोचना की जाती है। कॉमन सभा के जो भी सदस्य होते हैं वह सरकार की जो कर्मचारी होते हैं वह जनता के प्रति जो अत्याचार करते हैं उनकी आलोचना करता है। जनता को इनसे परिचित कराया जाता है। कॉमन सभा के सदस्य जनता की विभिन्न समस्याओं को कॉमन सभा में मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वे जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कॉमन सभा जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी जो भी शिकायतें होती हैं उसको सरकार के प्रति मतलब सरकार के सामने प्रस्तुत करती है और जनता का साथ देती है। और प्रोफेसर आग एवं जिंक कहते हैं कि कॉमन सभा राष्ट्र का दर्पण है। यानी जो कॉमन सभा ब्रिटेन का है वह राष्ट्र का दर्पण है, प्रोफेसर जिंक और आग कहते हैं। जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना इनका पांचवा शक्तियां और कार्य है। तो कॉमन सभा का एक अन्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। तो एक वैज्ञानिक वह कहते हैं, बेजहार्ट कहते हैं कि कॉमन सभा के इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए बताते हैं कि जो कॉमन सभा का यह कार्य है वह सबसे महत्वपूर्ण है। कॉमन सभा में विभिन्न विषयों पर सरकार तथा विरोधी दल के मध्य वाद विवाद द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। कॉमन सभा यानी जो विभिन्न विषयों पर विरोधी दल होते हैं कॉमन सभा में विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर सरकार तथा विरोधी दल के मध्य वाद विवाद जो होता है उससे राजनीतिक शिक्षा जनता को प्राप्त होती है। कॉमन सभा की बैठकों में देश के बड़े बड़े राजनीतिक तथा विद्वान भाग लेते हैं तथा सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। उनके भाषणों, सरकार की नीतियों की आलोचनाओं तथा सुझावों को समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो भाषण देते हैं उनकी आलोचनाएं जो होती हैं और नीतियां होती हैं उनको समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पन्नों के माध्यम से जनता को इन बातों का ज्ञान प्राप्त होता है।
इस प्रकार कामन सभा में होने वाले भाषण जनमत को प्रभावित करते हैं तथा सरकार के पक्ष अथवा विपक्ष में वातावरण तैयार करते हैं। और इनको छठवीं शक्ति दी गई है कामन सभा को, असंतोष प्रदर्शन। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि कामन सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य असंतोष का प्रदर्शन बताया है। उनके अनुसार कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति तथा समूह कामन सभा के सदस्यों द्वारा अपने असंतोष को कामन सभा में प्रकट करा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो असंतुष्ट है वह कामन सभा के व्यक्ति तथा समूह कामन सभा के सदस्य द्वारा, यानी किसी कामन सभा के किसी सदस्य के द्वारा वह अपने असंतोष को कामन सभा के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार का असंतोष कामन सभा के सदस्य प्रश्नों के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, कटौती आदि के प्रस्ताव के द्वारा असंतोष का प्रदर्शन करते हैं। और सातवां इनको शक्ति दी गई है वह है वर्णात्मक कार्य। ये भी प्रोफेसर लास्की कहते हैं। प्रोफेसर लास्की हाउस ऑफ कॉमन्स सभा या हाउस ऑफ कॉमन्स सभा का कार्य वर्णात्मक कार्य है। कॉमन सभा में भावी संसदीय नेताओं तथा मंत्रियों का चयन होता है। जो कॉमन सभा है उसमें जो भावी नेता होते हैं और संसदीय नेताओं का उसमें चयन किया जाता है, मंत्रियों का भी। राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए प्रत्येक कॉमन सभा के सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी योग्यता तथा संसदीय प्रतिभा को कॉमन सभा में सिद्ध करें। यानी राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए प्रत्येक कॉमन सभा के सदस्य के लिए यह आवश्यक है, यानी राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए जो कॉमन सभा के सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक सदस्य होते हैं के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी योग्यता तथा संसदीय प्रतिभा को कॉमन सभा में सिद्ध करें। जो उनकी योग्यताएं हैं और प्रतिभाएं हैं उनको कॉमन सभा में सिद्ध करना होता है। तो अब हम आपको अपने अगले वीडियो में राज्यसभा के बारे में बताएंगे, जो संसद का दूसरा भाग है। राज्यसभा को वैसे वास्तव में उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं की, मतलब प्रदान नहीं की गई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।